आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को पता ही होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बैंकिंग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ऐसे तो एसएससी में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर नरेशन में। चलिए मैं बताता हूँ इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन, इसका दूसरा जो नाम होता है इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म, इनवर्स, रिवर्स, आउटसाइड, इनसाइड। मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि एग्जांपल के थ्रू उसको समझिएगा। जैसे मैंने आपके लिए लिखा ही हैज गॉन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हैज ही गॉन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हार्डली had he gone out when it began to rain, फुल स्टॉप। आप ध्यान से देखिएगा, इस तीनों सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए तो आपको एक बात पता चल रहा होगा। सब्जेक्ट, आपको एक बात ध्यान से यहां पर देखना है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सिंपल सा सेंटेंस, ना इसमें ऑर्डर है ना इसमें कोई क्वेश्चन है, असर्टिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 में मैं देख रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर से मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। लास्ट वाले में ध्यान से देखिएगा कि यहां पर भी मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, इसके पहले मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मैंने लिख दिया मेन वर्ब। फिर भी यहां पर इंट्रोगेटिव का साइन नहीं है बल्कि फुल स्टॉप है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि ये इन्वर्जन है, बल्कि ये क्या है, इन्वर्जन है। इसी को इन्वर्जन बोला जाता है। अब सर आपका सवाल होगा कि इन्वर्जन यूज क्यों करते हैं। तो इन्वर्जन का यूज किया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए। आप स्पोकन में तो अपनी बातों को अपने गेस्चर से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से एम्फेसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिख के रिटन में एम्फेसाइज करना पड़ेगा तो क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको इन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। किस कंडीशन में कब कहां इन्वर्जन लगता है, आज मैं उसी पर बात करूंगा। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए। देखिए मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। इन्वर्जन के दो पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2। अब टाइप लिख लो, टाइप 1। टाइप 1, सबसे पहले इन्वर्जन का यूज हम लोग करते हैं प्लेस ऑफ एडवर्ब के लिए। प्लेस ऑफ एडवर्ब, टाइप 1 का जो इन्वर्जन होगा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है। क्या मैं बता रहा हूं, इसमें जब हम इन्वर्जन करेंगे, इसमें हम जब टाइप 1 में इन्वर्जन करेंगे तो वर्ब का इन्वर्जन सब्जेक्ट से करेंगे। जितने भी वर्ब है सब सब्जेक्ट के पहले ही आएंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, सब के सब सब्जेक्ट से पहले ही आएंगे, ठीक है। तो मैं उसी पर आज बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा इन्वर्जन का प्लेस ऑफ एडवर्ब। अब सर ये प्लेस ऑफ एडवर्ब कैसे कैसे आता है, मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखिए मैंने आपके लिए लिखा अक्रॉस द रिवर was seen some people, ठीक है। एक और सेंटेंस, नेक्स्ट, अंडर द टेबल, are laying, is laying some books,
सम बुक्स। ओके, एक और ले लेते हैं। Among the books are laying a ball pen, a ball pen। आपने इस तीनों, आप जब ये देख रहे हो ये तीनों सेंटेंस, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर एक बात आप लोग को दिखाई दे रही होगी। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। आपने देखा कि सर मैंने प्लेस ऑफ एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की है। प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब और प्लेस से होगी तो उस कंडीशन में आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। अब सर यहाँ पर प्लेस ऑफ एडवर्ब दिख नहीं रहा आप लोग को तो दिख रहा होगा प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, मैं यहाँ पर एक टॉपिक रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी आपने फ्रेज पढ़ा होगा, देयर आर 5 टाइप ऑफ फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, बहुत सारे टाइप के। मैं उसमें से एक उठाता हूं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन रखना है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रखना है। ये जो बनेगा ना, यही होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और इसका फंक्शन होता है, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या फिर ये सेंटेंस में रोल निभाएगा एडवर्ब का। एडजेक्टिव का रोल निभाएगा तो ये नाउन के बारे में बताएगा, व्हाट काइंड ऑफ नाउन या विच काइंड ऑफ नाउन, व्हाट काइंड ऑफ नाउन जो जिनसे आप जिसके बारे में एडजेक्टिव नाउन के यूज होता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है, तो जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है उसके बारे में बताएगा कि किस प्रकार का नाउन, व्हाट काइंड ऑफ नाउन या विच काइंड ऑफ नाउन। विच भी हो सकता है, मैं दोनों मेंशन कर दे रहा हूं। लेकिन जब एडवर्ब की बात करते हैं तो ये किसी एक्शन के बारे में बताएगा कि वो एक्शन कैसे हुआ, उसका मैनर क्या है, तरीका क्या है, वो एक्शन कब हुआ, टाइम, वो एक्शन कहाँ हुआ, प्लेस, वो एक्शन क्यों हुआ, रीजन, एसेट्रा। ठीक, तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन इट बिकम्स प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, मैं यहां पर मेंशन कर दो प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया तो इसका दो फंक्शन मैंने अभी जस्ट बताया, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या फिर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब जरा सा सोच के बताओ, ये किसी नाउन के लिए आया है क्या? भाई सम पीपल वाज सीन, कुछ लोगों को देखा गया था। कहां देखा गया था, यही ना पूछोगे। इसका मतलब ये वेयर का रिप्लाई है। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेम कहानी यहां भी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। कुछ किताबें पड़ी हुई है, कहां पड़ी हुई है, तो टेबल के अंदर, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे ऊपर वाला था एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेम कहानी कि एक बॉल पेन पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है भाई, तो किताबों के बीच में, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये तीनों के तीनों एडवर्ब ऑफ प्लेस है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया। लास्ट में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, शुरू में आ गया। अब मुझे इन्वर्जन रखना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट और आगे फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव नहीं देना है। अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट कहां है इसका, तो ये है सब्जेक्ट, आगे फुल स्टॉप। इसका मतलब इसके लिए यहां पर वर्ब आ रहा है, तो इसके लिए यहां पर सम पीपल जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो यहां पर वॉज नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए था, वर्ब। ठीक, उसी तरह से सम बुक्स सब्जेक्ट है और ये भी यहां पर प्लूरल फॉर्म में है, तो यहां पर इसके लिए इज नहीं होना चाहिए,
यू नो वेरी वेल इज कहाँ यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर मुझे आर का यूज करना चाहिए। सेम कहानी यहाँ पर भी, ये बॉल पेन जो लिखे हो ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। आई होप मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझ में आ रही है। इन्वर्जन प्लेस ऑफ एडवर्ब में लगता है और जहां भी इन्वर्जन होगा वहां पर आपको सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखना पड़ेगा। ठीक है, किस कंडीशन में होगा? पहला प्लेस ऑफ एडवर्ब। प्लेस ऑफ एडवर्ब कैसे भाई? प्लेस ऑफ एडवर्ब हमेशा प्लेस ही नहीं लिखा रहेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी जो होते हैं ना वो भी एडवर्ब की तरह काम करते हैं, और वो रिप्लाई अगर दे रहे हैं वेयर का तो वो प्लेस ऑफ एडवर्ब ही है। अगर वो शुरू में है तो आपको वहां इन्वर्जन लगाना बहुत जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, टेक योर टाइम, आप अपने इसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाऊं। चलिए, अब आ जाते हैं सेकंड। ये प्लेस ऑफ एडवर्ब की बात हो रही है, पॉइंट 1 था ये प्लेस ऑफ एडवर्ब का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। पॉइंट नंबर 2, प्लेस ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं तो ये जो हेयर होता है ये भी प्लेस ऑफ एडवर्ब होता है। जैसे मैं बोलूं ये भी प्लेस ऑफ एडवर्ब ही है, और जैसे मैं आपसे बोलूं एक सेंटेंस, हेयर द मैन इज, मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, हेयर इज द मैन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला हेयर भी जो होता है वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होता है। कैसे सर, साबित कीजिए। हेयर का मतलब मीनिंग छोड़ दीजिए, मैं हिंदी मीनिंग, भाई इंग्लिश सीखने आओ, इंग्लिश मीनिंग से इसको मतलब रखो। हेयर का मतलब होता है एट दिस प्लेस, यही होता है इसका मतलब। ये क्या हो रहा है? एट दिस प्लेस, और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा देर 5-2 मिनट पहले कि एट जो होता है ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो आपने लिखा ये नाउन है, और ये सब मिलके बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बन गया? और इसमें प्लेस भी है, इसका मतलब ये एडवर्ब प्लेस है, इसमें प्लेस भी इंक्लूड है, इसका मीनिंग तो यही हो रहा है। तो ये भी प्लेस ऑफ एडवर्ब ही है। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग में आ जा रहा तो पहले हम वर्ब को रखेंगे फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने वो काम किया जो आपको दिखना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या किया गया है। एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। देखिए यहाँ पर हेयर दिख रहा है, आपने सब्जेक्ट रखा उसके बाद वर्ब रख दिया, तो सेंटेंस गलत। प्लेस दिख रहा है, पहले वर्ब दिखा फिर सब्जेक्ट दिखा, सेंटेंस सही। ठीक, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कुछ बातें कर दूं, ये तो कंडीशन नंबर 1 था। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे लिखूं जैसे मैं लिख रहा हूं, हेयर सी इज, नंबर 3 और नंबर 4 मैं इसको कर दूं हेयर इज सी, और मैं पूछूं विच आर करेक्ट, तो आप विच इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है? क्या है इसमें से, जरा सा हमको आंसर दीजिए। तो आप लोग ज्यादातर बच्चे, मुझे पता है, ये बोलेंगे कि सर नीचे वाला करेक्ट है ऊपर वाला रॉन्ग है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नीचे वाला इस बार गलत है ऊपर वाला सही है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये कोई बात हुई, आपने तो अभी हमको बताया, और आप ही अपने बातों पर नहीं रह रहे हैं। बात तो सही है, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर हेयर शुरू में आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस शुरू में आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया तो पहले वर्ब रखना फिर सब्जेक्ट रखना। तो अब ये क्यों गलत हो रहा है, अब ये क्यों सही हो रहा है? तो सुनिए, ये प्रोनाउन है, और वो भी कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन डेफिनिट होता है, अगर ये डेफिनिट है तो यहाँ पर एम्फेसाइज नहीं कर पाओगे। मैंने स्टार्टिंग के जब मैंने क्लास शुरू किया था तो क्या बताया था कि इन्वर्जन का यूज हम लोग
इम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, और वो विद सरप्राइज, सरप्राइज के साथ। तो जब वो डेफिनिट है, कोई चीज डेफिनिट हो जाएगा तो उसको इम्फेसाइज कैसे करोगे? विद सरप्राइज। विद सरप्राइज कैसे इम्फेसाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो प्रोनाउन हमको दिख रहा है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन, तो इसका मतलब अब यहाँ इन्वर्जन नहीं लगेगा। और जैसे असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, तो अब ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा एक बात, यहाँ पर नोट करके रखिए कहीं पर कि इन्वर्जन हम प्रोनाउन चैप्टर में जब हम इन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो जहां भी प्रोनाउन होगा तो वहां पर थोड़ा अवेयर रहिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वहां पर भी इन्वर्जन मत लगा दीजिएगा। ओके, अगला आ जाइए, ये हो गया नंबर 3 पॉइंट आ जाइए, देयर। ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है सर वो भी बता देते हैं। एट दैट प्लेस, बताओ एट क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? नाउन। ये पूरा का पूरा बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसलिए बोलते हैं कि बेसिक क्लास, फंडामेंटल इंग्लिश का क्लास मत छोड़िए। आप फ्रेज का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ये नहीं पता रहेगा ना, तो आज आगे जितने भी एडवांस चैप्टर है उसमें सभी में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए इंग्लिश का क्लास रेगुलर कीजिए, जो छूट गया है उसको नोट कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी जैसे ये था प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक सेंटेंस देखिए, मुझे लिखना है देयर गोज द बस, ये सही है ए नंबर, या ये सही? मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप खुद बता दोगे। देयर द बस गोज, तो आप बोलोगे सर नीचे वाला गलत हो गया, ऊपर वाला सही हो गया, 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर से प्रोनाउन अगर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन आएगा तो ध्यान दीजिएगा। एक बात और यहाँ पर बता देना चाहते हैं, नोट देके कहीं लिखिएगा। ये जो देयर होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस तो होता ही है, साथ ही साथ ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, इंट्रोड्यूस भी करता है, वर्चुअल सब्जेक्ट भी होता है। इसको डमी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डमी। डमी का मतलब रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको बचपन में थोड़ा सा लेके चलता हूँ, डमी सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। मैं आपको थोड़ा बचपन में लेके चलता हूँ, आपने पढ़ा होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ऐसा पढ़े, दम पढ़े होंगे बेटा। तो मैं अगर लिख रहा हूं देयर वाज अ किंग, देखो होता क्या है, मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूं। देखो होता क्या है समझना, मैं अगर आपसे बोलूं लिटरल ट्रांसलेशन करो, एक राजा था, एक राजा था, ऐसा मैं बोलूं कि इसका लिटरल ट्रांसलेशन करो, तो आप करोगे एक ए राजा का इंग्लिश किंग, और था के लिए आप क्या लगाओगे? वॉच। सेंटेंस खत्म, ट्रांसलेशन तो सही हो गया भाई, जितना लिखा हुआ था मैंने लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस गलत है इंग्लिश में, ये इंग्लिश सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? आपको फंडामेंटल सही होगा तो आप पकड़ लोगे, क्योंकि सर यहाँ पर बी का फॉर्म है, इसके बाद या तो V3 रखोगे, या तो V4 रखोगे, या तो कॉम्प्लीमेंट रखोगे, या तो कुछ नहीं रखा हुआ, सेंटेंस तो गलत होना ही था। अब करना तो क्या करना, कैसे करे सर? यहाँ पर V4 रख दें भाई, एक्शन ही नहीं है तो V4 क्यों रखोगे, V3 क्यों रखोगे? इसका मतलब यहाँ पर हमको कुछ रखना चाहिए था, है ही नहीं। तो इस राजा का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए भी देयर का यूज हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, इसको दिखाने के लिए भी देयर का यूज किया जा सकता है। उस समय वो डमी होता है। जैसे मैं बोलूं, किसी को मैं लिख दूं देयर वाज अ किंग, ये हुआ सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये डमी सब्जेक्ट है, यहाँ प्लेस नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट ये है। इस बात को अच्छा तरीके से समझना है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके लिए। देयर, और मैं इस राजा को, एक राजा को मैं दो राजा कर देता हूं, 2 किंग्स, और मैं पूछूं इसको यहाँ पर भरना है वॉज या वर, तो आप कहोगे सर अब यहाँ पर वॉज नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? वर होगा। तो क्या देयर के लिए ऐसा हो रहा है? नहीं, इस किंग के वजह से ऐसा हो रहा है। तो देयर का यूज हम एज अ डमी भी करते हैं, और देयर का यूज एज अ प्लेस भी करते हैं। जब देयर प्लेस है तो इन्वर्जन लगाइए, डमी है तो सब्जेक्ट आगे मिलेगा, वर्ब पहले मिलेगा सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही? चलिए गॉट इट, आगे चले। तो
मैंने आपको जो बताया, आज थोड़ा सा टाइम भी, थोड़ा सा हमको जल्दी भी निकलना है। आज मैंने जो बताया मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, थोड़ा सा लेट भी हो गया था आज क्लास शुरू होने में। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि इंग्लिश सही ढंग से पढ़िए, स्किप करके मत पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए जिंदगी बिता दीजिए, लेकिन जो टॉपिक जो सिलेबस है उसको तो करिए, ठीक है। साल भर लगेगा लेकिन एक बार में तो अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं फिर।